नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स बज़ में। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है जो हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं DY चंद्रचूड़ साहब के। उनके लिए DY चंद्रचूड़ साहब DY चंद्रचूड़ साहब के बारे में हम लोग जानेंगे और देखेंगे कि उनका कार्यकाल कैसे शुरू हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, और साथ के साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। एक और बिंदु हमें जानना बहुत जरूरी है और वो ये कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पहले सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बनना बहुत जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जज बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कोलिजियम के द्वारा रिकमेंडेशन। देखिए, कोलिजियम की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कोलिजियम के बारे में। तो कोलिजियम के बारे में ये समझें कि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस के द्वारा एक ग्रुप ऑफ जजेस होता है जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लीड करते हैं, और उसके बाद से उस कोलिजियम के द्वारा या उस ग्रुप के द्वारा भारत में जितने भी हाई कोर्ट हैं, या यूं कहें तो जितने भी, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जितने भी प्रोफेशनल एडवोकेट्स हैं जो अलग अलग हाई कोर्ट्स में 10 साल या उससे ज्यादा तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों को सेलेक्ट करना होता है, देखना होता है कि कौन एलिजिबल है। उनकी एलिजिबिलिटी चेक करके उनका नाम उनके दर्ज किया जाता है, लिस्ट बनाई जाती है, और उस लिस्ट को, उस नाम को ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेज दिया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस नाम को देखते हैं और उसके बाद से इन जो भी रिकमेंडेशंस आती हैं कोलिजियम के द्वारा, उन रिकमेंडेशंस पे अपने हस्ताक्षर करते हैं और उन जजेस को या उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एज अ जज अपॉइंट करते हैं। याद रखने वाली बात है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के बाद जो उनका ओथ सेरेमनी होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं ओथ, और बाकी जितने भी जजेस होते हैं उनकी जो ओथ सेरेमनी होती है या जो उनको ओथ दिलाने की प्रक्रिया होती है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। ये तो कोलिजियम की बात हुई कि कोलिजियम किस तरह से काम करता है, या कोलिजियम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जजेस की अपॉइंटमेंट किस तरह से होती है। अब हमें समझना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट किस तरह से होती है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के लिए MOP कहलाता है एक प्रोसीजर, जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर का मतलब ये चीज है कि इस तरह का एक प्रोसीजर है जिसमें इसको इनिशिएट करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो खुद जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनके द्वारा ये प्रोसीजर का इनिशिएशन होता है। इस प्रोसीजर के इनिशिएशन में वो क्या करते हैं? इस प्रोसीजर के इनिशिएशन में वो लॉ मिनिस्ट्री के साथ मिल करके डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन के बाद एक नाम निकलता है। प्रोसीजर ऑफ इनिशिएशन में जो इंपॉर्टेंट बात कही गई है वो ये कही गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सबसे सीनियर मोस्ट, जो वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होंगे उन्हीं को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना चाहिए कि अपॉइंटमेंट का जब समय आएगा, जब अपॉइंट किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, उसमें चीफ जो वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनका व्यू या उनका जो रिकमेंडेशन है उसको ध्यान रखा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो MOP है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, वो किसके द्वारा इनिशिएट किया जाता है? वो वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा इनिशिएट किया जाता है, और वो अपने सक्सेसर का नाम उस प्रोसीजर, वो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में डिक्लेयर करते हैं। ये तो हो गई बात किसकी? वो हमारी बात होती है कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के द्वारा किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट की जाती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का
नाम इनिशिएट किया जाता है और बाद में उस नाम को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेज दिया जाता है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होती हैं वो या होती हैं या होते हैं, वर्तमान में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके द्वारा इसका संज्ञान लिया गया और इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया। अब बात करते हैं चीफ ऑनरेबल जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब की। तो इनकी अगर हम बात करें तो इनकी 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 जो शुरुआती पढ़ाई अगर हम बात कहें, ये महाराष्ट्र में इनका जन्म हो रहा है और दिल्ली में सेंट कोलंबस जो स्कूल है वहां से स्कूलिंग हो रही है। फिर उसके बाद से सेंट स्टीफन कॉलेज में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने एलएलबी की डिग्री कंप्लीट करी और उसके बाद से एलएलएम करने के लिए ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एलएलएम कंप्लीट कर रहे हैं। ये इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा और उसके बाद से जो प्रोफेशनल शिक्षा की अगर हम बात करें जिसमें इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की, वो यहाँ से शुरुआत हो रही है। उसके बाद अगर हम बात कहें तो इनका नाम जो इससे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उदय उमेश ललित, जस्टिस उदय उमेश ललित या यू ललित साहब की, उन्होंने इनका नाम रिकमेंड किया। यू ललित साहब का, जस्टिस यू ललित साहब का जो कार्यकाल था वो बहुत छोटा कार्यकाल था, 74 डेज का कार्यकाल था, 74 दिन का कार्यकाल था। और उस 74 डेज में ये तमाम तरह की जो रिकमेंडेशंस हो रही हैं, ये सब चीजें हो रही हैं। 74 डेज के कार्यकाल में यू ललित साहब की अगर हम बात करें तो उन्होंने 11 अक्टूबर को, यस, यू ललित साहब ने 11 अक्टूबर 2022 को जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ साहब का नाम रिकमेंड किया और 17 अक्टूबर 2022 को द्रौपदी मुर्मू जो हमारे भारत की वर्तमान प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इनको प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया। बाद में जो ओथ सेरेमनी होती है उसकी हम बात कर ही रहे हैं कि रिटायरमेंट के अगले दिन उनकी, जैसे कि अब 9 तारीख की हम बात कर रहे हैं, आज के दिन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब को ओथ दिलवाई गई भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। बात करते हैं, इससे पहले अगर हम बात करें तो भारत के 50वें भारत के 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने डीवाई चंद्रचूड़ साहब। और डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजें आ रही हैं, जैसे कि अगर हम इनके शुरुआती, अगर हम इनके प्रोफेशन की हम बात करें कि किस तरह से ये लीगल प्रोफेशन में आ रहे हैं, तो शुरुआती दिनों की अगर आप बात कीजिएगा तो 1998 से लेकर 2000 के बीच ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे भारत सरकार में, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। बट 1998 में ये सीनियर एडवोकेट बॉम्बे हाई कोर्ट में, ये एज अ सीनियर हाई कोर्ट बॉम्बे, सीनियर एडवोकेट बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना इन्होंने प्रारंभ किया 1998 में। 1998 में, 1998 से 2000 के बीच इन्होंने ये क्या बन गए, इनको एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, भारत का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाया गया। सन 2000 के बाद इनकी अपॉइंटमेंट अगर हम देखें तो सन 2000 के बाद मार्च 2000 से लेकर अक्टूबर 2013 तक ये बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रहे। ये बॉम्बे हाई कोर्ट में सर्व किया इन्होंने मार्च 2000 से लेकर अक्टूबर 2013 तक बॉम्बे हाई कोर्ट को में सर्व किया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने। उसके बाद से 2013 से लेकर 2016 तक डीवाई चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट अपॉइंट किए गए कोलिजियम के द्वारा। यस, जैसे अभी हमने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि कोलिजियम का काम यही है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जजों की नियुक्ति के लिए किस तरह से प्रोसीजर चलाती है और नामों का सिलेक्शन करती है। इसी तरह से अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट्स में किसको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, किस जज को, या किस जज की अपॉइंटमेंट होगी, इस तरह का सारा जो प्रोसीजर है वो कोलिजियम के द्वारा किया जाता है।
तो वही हम बात कर रहे हैं कि कोलिजियम के द्वारा इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। अक्टूबर 2013 से मई 2016 के बीच ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के तौर पर काम किया है। उसके बाद से इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद से इनको 13 मई 2016, यस 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एज अ जज नियुक्त किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2016 से लेकर 2022 तक जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सर्व किया इन्होंने। उसके बाद जो अभी जो निवर्तमान जो हमारे रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यूयू ललित साहब, उनके बाद जो नंबर आता है वो आ रहा है आपका डीवाई चंद्रचूड़ साहब का नंबर आता है, जो कि सेकेंड सीनियर मोस्ट आफ्टर यूयू ललित साहब के बाद इनका नंबर आता है। याद रखने वाली बात एक और चीज है कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब के पिताजी जो थे वो भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। He was the 16th Chief Justice of India from 1978 to 1985। 1978 से लेकर 1985 के बीच जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब के जो फादर थे YV चंद्रचूड़, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। भारत के 16वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 7 ईयर 4 मंथ और 19 डेज का रहा। 7 वर्ष 4 महीने और 19 दिन का इनका कार्यकाल रहा, जिसमें इन्होंने अलग अलग चीजें या अलग अलग जजमेंट दिए। अब अंत के सेक्शन में हम बात करते हैं तो वही देखते हैं क्या कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब के कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स रहे। कुछ आप ये समझिएगा कि इनके जो टॉप जजमेंट्स रहे हैं उनको भी समझना बहुत जरूरी है। डीवाई चंद्रचूड़ साहब बड़े अलग समझने या बड़े आप ये समझ सकते हैं कि एक लर्नड जूरिस्ट आप कह सकते हैं, बड़े समझदार जो जस्टिस में से माने जाते हैं। और इनका जो सोचने का तरीका है बड़ा वाइड है। तो उसी में ही अगर हम निकल के आते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात कहते तो इनका एक पहला आता है आपका आधार का जो हमारे यहाँ आधार के जो सभी को आधार दिया गया है, एक आधार नंबर दिया गया है, उससे रिलेटेड एक केस था जस्टिस केसी पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की अगर हम बात कहते हैं, यहाँ पर चीजें आ रही है। तो यहाँ पर इनका जो व्यू रहा है किसका, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब का, उसमें वो ये कहते हैं कि आधार एज अ मनी बिल वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब आधार को मनी बिल के तौर पर लाया गया था पार्लियामेंट में, उसको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान रहे हैं। कारण क्या है कि यस आपको मालूम होना चाहिए कि मनी बिल की कैटेगरी अलग हो जाती है। मनी बिल को पास करना या मनी बिल के विरुद्ध में जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कारण क्या है कि मनी बिल अगर लोकसभा से पास हो गया तो वो राज्यसभा से ऑटोमेटिकली पास माना जाता है, या कुछ समय बाद वो राज्यसभा से पास करवा लिया जाता है। वो टाइम पीरियड होता है 14 डेज का। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा इस तरह की चीजें नहीं करती है तो बिल को पास मान लिया जाता है। इस तरह की चीजें हैं। तो मनी बिल के लिए अगर मनी बिल की कैटेगरी में आया तो उसको क्या कहा गया जी, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने कहा। तो ये आधार से रिलेटेड एक बिंदु आता है या एक केस में इनका इंपॉर्टेंट जजमेंट आया। दूसरा उनका इंपॉर्टेंट जजमेंट आ रहा है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्शन 377। सेक्शन 377 की अगर हम बात करें वो आता है जिसमें अगर हम बात करें वो अननेचुरल सेक्स की बात आती है, जिसमें LGBT जो ग्रुप था उसको कहीं ना कहीं उसके अधिकारों को बल मिला। तो उनका जो व्यू रहा है, जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अगर हम बात करें तो उनका जो ये जो व्यू रहा है उसमें ये कहा है कि दिस इज व्हाट, ये कहीं ना कहीं एक कॉलोनियल लॉ का एक नमूना रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स किस तरह के फंडामेंटल राइट्स? इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लाइफ एंड प्राइवेसी। ये सभी चीजों का उनकी नजर में, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब की नजर में
इनको कहीं ना कहीं ये इसका वायलेशन हो रहा है, इसीलिए किसको सेक्शन 377 को क्या कर रहे हैं वो उसके अगेंस्ट अपना वर्डिक्ट दे रहे हैं, जिसमें ये चीजें कही गई। नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस की हम बात कर रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट केस आया जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब का इम्पोर्टेंट इसमें वर्डिक्ट आता है, इसमें उनके व्यूज आते हैं, और वो है सबरीमाला केस का। यस, केरला के सबरीमाला केस की अगर हम बात कहते हैं, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आई कि आप ये देखें कि वहां पर 10 से 50 वर्ष की आयु के महिलाओं का उस मंदिर में जाना वर्जित था। तो उस मंदिर में जाना वर्जित था, कारण जो भी है, मगर फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि वर्जित क्यों है, ये कहीं ना कहीं उनकी नजर में या कानून की नजर में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड सेक्स। तो यहाँ सेक्स का जो मैटर आता है, लिंग के आधार पर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है, और साथ के साथ आर्टिकल 17 का भी वायलेशन यहाँ पर वो माना जा रहा है। अनटचेबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो चीजें यहाँ पे आती है। ये दो चीजों को मान करके उन्होंने इस तरह की चीजें कही, और इसमें ये कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या महिलाओं के फेवर में ये वर्डिक्ट आया, जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसमें जो केस रहा वो इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन का रहा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट केस था जिसमें DY चंद्रचूड़ साहब के व्यूज नजर आते हैं। चौथा केस आपके पास आता है LG वर्सेस CM इन दिल्ली की हम बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली और LG या लेफ्टिनेंट गवर्नर के केस की हम बात कहते हैं। एक और केस आता है आपके पास, डीक्रिमिनलाइजिंग एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया गया। डीक्रिमिनलाइज करने का मतलब ये है कि यस, आफ्टर 18 ईयर्स, 18 वर्ष से ऊपर यदि आप हैं, तो 18 वर्ष से ऊपर होने का मतलब ये है कि आप अपना बहुत सारी चीजें जो है, आप वयस्क हो गए हैं, तो आप बहुत सारी चीजें आप अपनी समझने लगे हैं, आप बहुत सारी चीजें अपनी करने लगे हैं कि हाँ, मैं जो चीजें कर रहा हूँ उसमें मुझे सोचने समझने की शक्ति है, और मैं जो कर रहा हूँ वो मैं अच्छे से सोच समझ करके कर सकता हूँ। इसीलिए एडल्ट्री या इस तरह की चीजें कहीं, या जिस तरह का एक्ट परफॉर्म करने की हम बात कहते हैं, इसको डीक्रिमिनलाइज किया गया, इसको क्रिमिनल कैटेगरी से हटा दिया गया। कारण क्या है कि वयस्क होने के बाद से आप जानते हैं कि 18 वर्ष से ऊपर की आयु होने के बाद आप में बहुत सारी स्वतंत्रता आपको मिल जाती है। एक ये इंपॉर्टेंट केस रहा है, डीक्रिमिनलाइजिंग एडल्ट्री। और अंतिम हम बात करते हैं, एक और केसेस तो बहुत सारे हैं, मगर ये हम टॉप जो जजमेंट्स की हम बात कर रहे हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब की, उसमें एक और आता है राइट टू प्राइवेसी। यस, राइट टू प्राइवेसी। इसमें राइट टू प्राइवेसी में जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब की हम बात करें, वो अपने फादर के अगेंस्ट जजमेंट दे रहे हैं, YV चंद्रचूड़ साहब के अगेंस्ट वो जजमेंट दे रहे हैं। तो इसमें राइट टू प्राइवेसी, जैसे कि आप जानते हैं कि आर्टिकल नंबर अगर हम बात करें 21 की, जिसमें राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, प्राइवेसी, ये सब चीजों की बात आती है। तो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी और प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी के लिए। यदि आप जानते हैं कि आप कहीं से किसी से बात करते हैं, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी और तरीके से, तो आप 1-to-1 इंक्रिप्शन की बात कहता है, या एक आप जो भेज रहे हैं सामान, या जिस तरह का आपने मैसेज भेजा या जो भी डॉक्यूमेंट भेजे, वो किसी दूसरे के पास ही पहुंच रहा है, बीच में कोई तीसरा व्यक्ति उसको डिकोड नहीं कर सकता या नहीं देख सकता। इसीलिए प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट व्यू पोजीशन रहा है, या उनकी नजर में जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब की नजर में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रही है, इसीलिए इसके लिए भी उन्होंने जजमेंट दिया है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की बात कही, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने अलग अलग जजमेंट्स दिए हैं। आज की क्लास में हमने ये देखा कि भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट हो रही है
किसके द्वारा हो रही है? वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, और भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उनको ओथ दिलाई, उनको शपथ दिलाया और उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। ये आज की क्लास की हमारी बात थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी और ये वीडियो में इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है इस वीडियो से उनके पास भी कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचे। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और टॉपिक पर। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया।